बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर बजट ट्रांसमिशन के साथ सजमल जामी एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता है। हमारे साथ पैनल में मौजूद है जनाब सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी। स्टूडियोज़ में मेरे साथ बैठे हैं जनाब मोहम्मद अवैस साहब, टैक्स एक्सपर्ट हैं, मुआशी मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। हमाद आलम साहब हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें, कल भी ट्रांसमिशन में हमारे साथ जुड़े रहे। और मुज़म्मल असलम साहब से दिलचस्प बहस होती है मुआशी हक़ाइक़ के ऊपर, आदाद शुमार के ऊपर, वो भी हमारा साथ देंगे। मुदस्सर अली राना हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हैं, वहाँ क्या हो रहा है ताज़ा सूरत हाल भी उनसे हम जानेंगे। नए जो माली साल का बजट है, जो दस्तावेज़ात दुनिया न्यूज़ को मौसूल हुई हैं, उनके मुताबिक तो 14,500 अरब से ज़ायद का ये बजट है जो इस साल पेश किया जा रहा है। इसहाक़ डार साहब उसे पेश करेंगे। इसमें जो डेवलपमेंट फ़ंड है, डेवलपमेंट के लिए बजट रखा गया है, अभी तक जो फैक्ट एंड फिगर्स हमारे सामने आए हैं वो कुछ 2709 अरब का होगा। और इसके अलावा ये कौमी तरक्याती बजट है जिसमें वफाक का हिस्सा 1150 होगा और सूबों के लिए 1559 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है इस बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक। और जो वफाकी तरक्याती बजट है उसमें 950 अरब रुपए PSDP के लिए रखने की तजवीज़ है। 200 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खर्च करने की तजवीज़ दी जा रही है। एविएशन की और दीगर मामलात में जिसमें कैबिनेट डिवीजन है, वजारत मवासलात है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है, वजारत तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, इन सब के लिए भी मुख्तस की गई है ख़ास रकम, जिसकी डिटेल ज़ाहिर बात है बहुत तवालत वाली है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अभी जो ताज़ा सूरत हाल है उसका मुवाजना मकसूद है, माहिरीन से उनकी राय लेना मकसूद है, क्योंकि जो हदफ पिछले बरस रखा गया था मुआशी तरक्की का वो 5% तक रखा गया था, लेकिन जो हमने हासिल किया वो 0.29% था, जो कि बहुत बड़ा डिप था। इसी तरह से जो एग्रीकल्चर की हमारी रेशो थी तरक्की की, वो हदफ था 3.9 का, लेकिन हमने अचीव किया है 1.55, तकरीबन निस्फ से भी कम। जो इंडस्ट्रियल शोबे में तरक्की का हमारा रेशो थी जो प्रेडिक्ट की गई थी वो 7.1 रखी गई थी, लेकिन हमने ये वाहिद शोबा जिसमें माइनस में हम गए हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइनस में गए हैं, -2.94 हमने अचीव किया। सर्विसेज के शोबे में हमने 5.1 का हदफ रखा था, लेकिन ये 0.86 पे गया है। और महंगाई की रफ्तार अगर पिछले बरस हमने एस्टिमेट किया कि ये 11.5% पर रहेगी, तो इसके बरअक्स रिकॉर्ड 38.6% पर गया, जो कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा शरह है। अवैस साहब, 14,500 अरब का बजट, 9200 अरब रखा हमने टैक्स कलेक्शन के लिए, कर लेंगे? उम्मीद तो बिल्कुल नहीं नज़र आती, क्योंकि उसकी वजह जो आप देखें, कोई भी चीज़ होती है आप हिस्टोरिकली लेके चलते हैं और उसको देखते हैं कि पहले क्या हुआ, आगे क्या होगा। हमारा जो मौजूदा साल का बजट है वो 7,000 अरब का है। उसमें से जो अभी तक की कलेक्शन हुई है जो 11 माह की है वो 6,200 की है, तो ये 7,000 अचीव कर लेंगे, 7,200 के करीब अचीव होगा ये। अच्छा, ये भी ओरिजिनली 7,600 था जिसको रिवाइज करके 7,200 किया गया, और इसकी भी अब उम्मीद लग रही है कि ये पूरा नहीं होगा। तो इतना तो हमने सूद पे नहीं देना, ये पैसे तो जी बिल्कुल, वो एक्सपेंस साइड अगर देखेंगे तो वो तो बिल्कुल अलग कहानी है कि वो तो ये हमारी ये कलेक्शन की जो साइड है। लेकिन जो अगले साल का भी जो बजट टारगेट कर रहे हैं, अगर यही फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, यही प्रोसीजर है, तो फिर नहीं मुझे लगता कि कोई भी चीज़ होगी। ये होता क्या है कि आप शुरू में एक बजट का टारगेट रखते हैं, जैसे पिछले साल भी शुरू का नंबर 7,600 था, जिसे बाद में रिवाइज करके 7,200 किया गया। तो अब आप 9,200 का नंबर रख रहे हैं, सब्सिक्वेंटली कोई रिवीजन हो रही होगी और उसकी बेसिस के ऊपर नंबर चेंज करेंगे। तो ये जो पैसे हैं, एक तरफ तो कलेक्शन नहीं हो रही होती, यानी ये एक हमारा अलमिया है, मसाइल हैं कि जनाब ये तो हमने कल भी बात की थी ना कि वो कलेक्शन की वजह बुनियादी है कि टैक्स बेस नहीं बढ़ाई जा रही, जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। बिल्कुल, ये तो देखें इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो लोग टैक्स नेट के अंदर हैं उन्हीं की तरफ फोकस है, हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो शुरू हुआ था वो जब हमारा एक पुराना ऑर्डिनेंस होता था 1979 का इनकम टैक्स का, फिर 2001 का आया, एक सेल्फ असेसमेंट आई नहीं, लेकिन उसमें इन्होंने उसमें मैकेनिज्म ही बदल दिया, क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ ऑफिसर के लोगों को कमरों की हद तक महदूद कर दिया। कमरे से मुझे याद आया, वो सारी चीजें हैं, वो बैठे हुए तो बाहर जाएंगे नहीं, तो कमरों में बंद करने से याद आया मुझे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री चलते हैं, वहाँ कमरों में क्या हो रहा है जान लेते हैं मुदस्सर अली राना से, हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी। मुदस्सर, क्या लेटेस्ट है, क्या स्कीम, क्या तरकीब यहाँ सोची जा रही है बजट के हवाले से? मुदस्सर आप मुझे सुन पा रहे हैं?
आई थिंक ये चूँकि फाइनेंस डिवीजन में बैठे हुए हैं, सिग्नल्स का इशू का, नेटवर्किंग का, सलमान साहब आपको भी तजुर्बा रहा है बजट के मामलात पर देखने का, सुनने का कि वज़रा या सियासतदान कैसे इसे टैकल करते हैं यानी कोई दुआ की जाए, उम्मीद रखी जाए, या फिर परेशानी और संजीदगी के साथ आज का दिन गुजारा जाए? पहले तो ये है कि आपको इस्लामाबाद से आवाज़ नहीं आई। दूसरी बात ये है कि माजी के अंदर देखिए जानी साहब, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। बात ये कि इससे पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे एक डिस्कशन होती थी बजट साजी के हवाले से, माहिरीन को एतमाद में लिया जाता था। मेरा ख्याल हमारा बड़ा सियासी अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी गैर यकीनी की सूरत हाल है जिसका इज़हार आपने अपने इब्तदाइये में सब कर दिया कि किसी एक जगह भी आप अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पाए। और वो जब आप डेवलपमेंट बजट की बात कर रहे थे कि वो 2709 का है, तो ये दरअसल हुकूमत के लिए एक तरफ बड़ा चैलेंज तो ये है कि IMF से उनका मुआहदा नहीं हुआ, दूसरी तरफ आइंदा साल में आपने 25 अरब डॉलर की अदायगी करनी है, और फिर फौरी चैलेंज आपको ये है कि आप पर इंतखाबात की तलवार लटक रही है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब खुरम दस्तगीर साहब ने एक प्रोग्राम में कहा, हमने जो इलेक्शन के हवाले से भी बजट रखा है, इसमें उसकी मद रखी है, यानी मैं समझूं कि इलेक्शन के लिए हुकूमत संजीदा है और करवाने जा रही है? मालूम नहीं है, तो वक्त बताएगा, क्योंकि जो फैक्टर्स पिछले इलेक्शन को डिले किए करवाए हैं वो फैक्टर अब भी मौजूद हैं। और मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में तो जब तक वाकई ऐलान ना हो जाए हमें यकीन नहीं आएगा इलेक्शन का। और पैसे रखने से क्या है, देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो अभी बात हो गई कि आप अपने टारगेट अनाउंस कर देते हैं, बाद में फिर उनको स्लैश किया जाता है, और ये बड़ा आम पैटर्न है हमारे यहाँ। हत्ता कि डेवलपमेंट फ़ंड का भी होता ये है, आपने कहा जी इतनी आपकी डेवलपमेंट एलोकेशन है, और जैसे बजट पेश हुआ निकल गया, और फिर कहा जाता है कि ये पैसे आपने खर्च नहीं करने क्योंकि वो री एलोकेट करने होते। लेकिन इस दफ़ा एक और चक्कर है। आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत के पास कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग सिर्फ 9 हफ्ते हैं, क्योंकि 12 अगस्त को नेशनल असम्बली का 5 साल पूरे हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 12 अगस्त के बाद मौजूदा हुकूमत की जस्टिफिकेशन नहीं है, सिर्फ इतनी है कि वज़ीर आज़म कंटिन्यू करेंगे जब तक केयर टेकर वज़ीर आज़म नहीं आता। बात तो दुरुस्त है आपकी। अच्छा, वो तो उसमें हवाले से तो निगरान हुकूमत भी 90 रोज़ के लिए होती है जी। वो उसमें देखिए अभी उस पर तो बाद में आइन में से वो शिक निकाल लेते होते हैं। नहीं वो उसमें देखिए अभी उसमें जो मैं बात कहने वाला हूँ कुछ और है कि ये डेवलपमेंट का फंड है, उसको खर्च भी कर सकते हैं 9 हफ्ते के अंदर, और टारगेट को हाई सेट कर दें। वक्त पड़ेगा केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर, जो जिसने भुगतनी है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो 9 हफ्ते के बाद चले जाएंगे। ये डॉक्टर साहब अभी रिसेंट पास में भी हुआ ना, जब PTI गवर्नमेंट खत्म हो रही थी, तब भी उन्होंने ऐसे कुछ मैयर्स लिए कि आने वालों के लिए मुश्किल होगी। और उससे पहले अगर आपको याद हो, जब नून लीग का दौर खत्म हो रहा था, उन्होंने भी कुछ ऐसे मैयर्स लिए थे कि आने वाली गवर्नमेंट के लिए, आवाम के लिए तो रिलीफ था, लेकिन आने वालों के लिए डिफिकल्ट होगी सूरत। अब ऐसा मैं मुदस्सर के पास चला जाऊँ, मेरी एक चीज बहुत वो अभी डॉक्टर साहब जब कह रहे थे कि हुकूमत ने पैसे रख लिए इलेक्शन के लिए, तो मुझे बार बार मेरा दिल कर रहा था कि मैं थोड़ा सा बीच में रोक के कहूँ कि जनाब ये पैसे नहीं रखे, ये सिर्फ नंबर रखे हैं, क्योंकि पैसे नहीं है अभी, तो ये एस्टिमेट्स हैं कि ये पैसे आएंगे, और ये वो पैसे हैं जो पता नहीं कहां से आएंगे और कैसे आएंगे। तो आपने फिर मायूस कर दिया हमारे सियासी पैनलिस्ट को कि मुदस्सर ये बताएं कि एक आम शख्स के हवाले से अगर सोचा जाए तो उसकी ख्वाहिश है कि कम से कम उजरत कितनी मजदूर की रखी जा रही है, क्या नए टैक्स भी लगाए जा रहे हैं, महंगाई का क्या तूफान आएगा, कुछ इस बारे में खुलासा पेश करें ना। सलमान साहब, बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा मुदस्सर से राब्ता जो है। इस्लामाबाद की हवाएं, उसकी फिजाएं, और ऊपर से बजट का जो हजम है, मतलब बजट के इस अमल के दौरान आवाज नहीं निकल रही। जिसने रिपोर्ट करना उसकी आवाज नहीं निकल रही, और जब पेश करने वाले हैं वो कमरों बंद बैठे हैं। अच्छा, वैसे आपसे वो बात हो रही थी कि ये जो IMF के अहदाफ के ऐन मुताबिक हमने बजट रखा है, क्योंकि मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ा था कि हमने कोशिश की है इंटेंशनली कि उनकी जो एम्बिट है IMF का, उसको ज़रूर टो करते हुए हम बजट पर प्लान करें। देखिए, जो नंबर 9200 का जो नंबर है टैक्सेस का, ये नंबर तो IMF की लाइन है,
ये 9200 अरब वाला, ये 9200 अरब वाला ये जो नंबर आया है, ये नंबर यही है। और इसको अचीव कर से ये भी नज़र आ रहा है कि कोई नए टैक्सेस या कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। ये लास्ट ईयर भी कुछ नए टैक्सेस का एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जो आज तक कोर्ट्स के अंदर चीज़ें चल रही हैं। तो इस वक्त भी मुझे लगता है कि कोई, क्योंकि ये जो हदफ है ये 9200 का, ये नए टैक्सेस की वजह से ही रखा गया, तो उसमें कोई चीज़ प्रिडिक्ट की जाएगी कि कोई चीज़ आ जाएगी। और ये डेफिनेटली ये नंबर IMF को लीड कर रहा है, क्योंकि अगर आप रियलिस्टिक होकर बजट बनाएं और पाकिस्तान के हालात को होकर देखेंगे तो ये शायद नंबर अचीवेबल नहीं है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं नज़र आती। ठीक, दो राय नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब, आप चूँकि निगरान सेटअप में रहे हैं, ये जो आम शहरी का दुख है, दर्द है, उजरत है, कम से कम जो तरक्याती मंसूबे हैं या फिर जो अहदाफ IMF ने दिए होते हैं, वो लेकर के सरकार कितनी कुछ संजीदा होती है, या वो भी नंबर गिमिक्स होते हैं सर? देखिए, बजट में तो नंबर गेम ज़्यादा होता है, और हुकूमतें जो हैं वो वक्ती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए या खुद अपने क्रेडिट हासिल करने के लिए वो करती हैं। जैसे पहले कहा गया है कि आम तौर पे अहदाफ को चेंज किया जाता है, एलोकेशंस को आगे पीछे हम वक्तन फ़वक्तन करते हैं, और ये सिर्फ एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है हमारे यहाँ कि आपको पता है कि टारगेट अचीव नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप बजट में अनाउंस कर देंगे, क्योंकि बजट के बाद जो फौरी तौर पे तबसरे आते हैं वो बड़ी तारीफ़ में आते हैं। देखिए, तनख्वाहें इतनी % बढ़ा दी, पेंशन इतनी बढ़ा दी, और फ़लाँ ये रिलीफ दे दिया, और फ़लाँ स्कीम जो है आपकी बेनज़ीर। डॉक्टर साहब, बड़ी मुश्किल से मुदस्सर से रब्ता हो। हाँ, बिस्मिल्लाह। कता कलामी की माज़रत। मुदस्सर साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी सर। आप ये बताएं कि एक आम आदमी की कम से कम उजरत का क्या हदफ रखा है, प्लान क्या होगा, क्या अनाउंस करती है गवर्नमेंट? नए टैक्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे, और महंगाई के बारे में क्या एस्टीमेट लगाए जा रहे हैं? तीनों के बारे में खुलासा बयान करें। जामी साहब, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बजट का जो टोटल वॉल्यूम है 14,500 अरब रुपए जो तैयार किया नहीं, वो डिस्कस हम कर चुके हैं। मैं चाह रहा हूँ जरा आम आदमी को एड्रेस आपके करें। क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ सर। अब इसमें क्योंकि FBR ने कलेक्ट करने हैं 9,200 अरब रुपए, FBR टैक्स लगाएगा तो 9,200 अरब रुपए कलेक्ट करेगा। क्योंकि FBR अभी तक रवा माली साल 7,200 अरब रुपए से ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकेगा, और 400 से 600 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल आएगा। जब 2,000 अरब रुपया इजाफी इकट्ठे करने हैं तो जामी साहब ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे आएगा। आम आदमी पे कैसे आएगा? जो नॉन फाइलर है और जो फाइलर है, उन दोनों के लिए ही टैक्स मेजर्स लिए जा रहे हैं, और तकरीबन 710 अरब रुपए के टैक्स मेजर्स आ रहे हैं। अब इस सूरत हाल में जहाँ पे आम आदमी की जो इस वक्त उजरत है 25,000 रुपया, जब वजीर खजाना इसहाक डार से बात हुई कि महंगाई 30% से तजावुज कर चुकी है, अगर आप बात करने जाए रवा माली साल औसतन, अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे की जाए तो आपकी महंगाई तकरीबन 40% को छू रही है। ठीक, औसतन बात कर ली जाए तो उसके हिसाब से तकरीबन 30 से 32% इजाफा करना बनता है, लेकिन मुआशी टीम और वजीर आजम इतना इजाफा नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम जो डेली वेजेस में इजाफा किया जा रहा है वो तकरीबन 28,000 से 32,000 का फिगर सुनने में आ रहा है कि इसके बिटवीन किया जाएगा। जो टैक्सेस लग रहे हैं, इस टैक्स का जो इम्पैक्ट आएगा, आप ये देख लें कि रवा माली साल जो महंगाई का हदफ रखा गया था वो तकरीबन 11 से 12% तक का रखा गया था, लेकिन इस वक्त जामी साहब महंगाई 28 से 30% को छू रही है। इसी तरह नहीं, ये तो कुछ अगर पिछले महीने के बाद की सूरत हाल देखें तो ये तो 38% तक जा पहुंची थी। वैसे मैं ठीक कह रहा हूँ? जी जामी साहब, महंगाई तो बिल्कुल महंगाई। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट के नंबर आते हैं, फ्रैंकली उनको आपको यानी आपको कितने % इंक्रीज करना है, हाई राउंड करके स्क्वीज करके वो सर आप कुछ कह रहे हैं? सर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप बिल्कुल ठीक फिगर कोट कर रहे हैं, क्योंकि इस दफा जो आया है 38 से 40 है, और औसतन अगर पूरे साल की बात कर ली जाए तो 30% है, जबकि गुज़श्ता माली साल इन्हीं दिनों में और औसतन जो महंगाई की वो तकरीबन 38 साढ़े 11%। तो जामी साहब, इस सारी सिचुएशन में जब 710 अरब रुपए के ये तो हो गया ना कि कम से कम उजरत, और सरकार ने टैक्स का हदफ क्या रखा, कितना उन्होंने कमाना है, किस फाइलर नॉन फाइलर के लिए क्या मैय्यज रखी, और महंगाई की शरह। अब एक और अहम नुक्ता है जो आम शहरी से जुड़ा हुआ है, वो है कि जी मेरी तनख्वाह या मेरी जो पेंशन है वो कितनी बढ़ेगी। आप बिलखुसूस सरकारी जो मुलाजमीन है वो टीवी के सामने या बजट की तकरीर इसलिए ख़ास तौर पर सुनते हैं।
सरकारी मुलाजमीन के अलावा किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं, चूंकि उनकी तनख्वाह बढ़नी है, उनका इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट है, ठीक कह रहे हैं जी। मुदस्सर साहब, हाँ, मैं अर्ज कर रहा था सर, आप देखें कि विफाक की इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 2 दिन हो गए हैं और पाक सेक्रेटेरिएट के सामने मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने रात भी यहीं पे बसर की है और उनका एक ही मुतालबा है कि तनख्वाहों में इजाफा ज्यादा नहीं करते तो इक्वल टू इन्फ्लेशन रेशो कर दिया जाए। इक्वल टू इन्फ्लेशन रेशो अगर करें तो ये तकरीबन 30% का इजाफा बनता है। लेकिन डार साहब इस मूड में नजर नहीं आ रहे कि वो इस वक्त ना ही इतनी फिजिकल स्पेस मौजूद है कि उनकी सैलरीज में इतना इजाफा किया जाए। अब जो सैलरीज में इंक्रीमेंट की बात चल रही है उसमें 2 तजवीजें हैं। जो ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 30% और जो ग्रेड 17 से अबव के अफसरान हैं उनकी तनख्वाहों में 20%। एक तजवीज ये है, 20%, तजवीज ये ठीक जी 20%। और फिर दूसरी तजवीज ये है, ये दोबारा वाज़ेह करें, जो ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन है सरकारी, उनकी बुनियादी तनख्वाह में 30% इजाफा, और जो 16 से ऊपर 22 तक है उनकी तनख्वाह में 20%, ऐसे कह रहे हैं? एक तजवीज है ये। जी मैं इसी तरह अर्ज कर रहा हूँ। एक तजवीज ये है, पेंशन का भी जरा बता ये है कि जी, दूसरी तजवीज क्या है? दूसरी तजवीज ये है कि अक्रॉस द बोर्ड 20% इंक्रीज कर दी जाए। अब इसका फैसला तो अब से कुछ देर के बाद काबीना इजलास में होगा, लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल नजर आ रही है, नजर ये आ रहा है कि मुलाजमीन की जो तनख्वाह है वो 20% बढ़ाई जाएगी और पेंशन की मद में 15% इजाफा किया जा रहा है। पेंशन के लिए तकरीबन 700 अरब रुपए का टोटल जो फिगर आ रहा है सामने कि 700 अरब रुपए मुख्तस किया जाएगा। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। जब जामी साहब टैक्स मैयस इतना है, उसका इन्फ्लेशन का जो अब फिगर रख रहे हैं आइंदा माली साल के लिए तकरीबन 21%। तमाम तर जो आलमी अदारे हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ADB है, ये आपकी प्रोजेक्ट करते हैं इकोनॉमी पे, और इन सब का ये फिगर है कि महंगाई को इस लेवल पे बरकरार नहीं रखा जा सकेगा, क्योंकि इन सब ने ये पेशन गोई कर रखी है कि कमिंग फिस्कल ईयर में महंगाई की शरह और बढ़ेगी। साथ में अब जो GDP ग्रोथ का फिगर रख दिया है सर, ये देखें कि GDP ग्रोथ का फिगर रखा गया 3.5%। ये 0.29% से 3.5 अचीव कर लेंगे हम? सर कैसे अचीव कर सकते हैं जब आपके तमाम जो अच्छा साथ है, एक मिनट वैसा, ये सवाल आपके लिए भी है, ये कोई एक ख्वाब नहीं लगता आपको कि आप 0.2 आपने अचीव किया है और आप 3.5 रख रहे हैं? काहे को? देखें, जो इस वक्त हालात हैं उसके मुताबिक नज़र नहीं आता, लेकिन ये कोई नंबर बहुत बड़ा नहीं है। फ्रैंकली मैं इसके ऊपर बहुत क्लियर हूँ क्योंकि ये जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, देखें हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेटली फ्लड की वजह से कुछ एग्रीकल्चर अफेक्ट हुई, लेकिन एग्रीकल्चर में इन एनी केस हमारी यील्ड इतनी बुरी है कि हमारे हमसाया ममालिक से नहीं है, तो हमें एकदम इतना बड़ा जो जंप की एक्सपेक्टेशन है ये बिल्कुल वो गलत है। और दूसरे जामी साहब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बल्कि मुदस्सिर साहब से कंफर्म भी करें कि देखिए इस वक्त जो बजट बन रहा है वो उसकी जो बुनियाद है वो क्या है। क्या ये बजट सिर्फ आज बना के गवर्नमेंट ने सब्सिक्वेंटली इलेक्शन में चले जाना है और फिर नई गवर्नमेंट आके कोई मिनी बजट के जरिए ये सारी फिगर्स जो होंगी ये रिवाइज हो रही होंगी और वो सारी चीज़ दे रही होगी, ये बजट वाकई 1 साल के लिए बन रहा है? यानी ये भी तो देखें ना कि क्या ये सिर्फ इस वक्त दिखाने के लिए और वो सारी चीज़ें करने के लिए एक चीज़ दे के और हम चले जाएंगे, फिर बाद में कोई आए भुगतता रहे कि वो कैसे नंबर पूरे कर रहे और क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए असल चैलेंज बजट इसी हवाले से है कि उन्होंने आगे इंतखाबात में जाना है। और जामी साहब ये जो फिगर देखें, जो फिगर हैं वो तो संजीदगी से आए हैं कि इलेक्शन के लिए उन्होंने 42 अरब रुपया मुख्तस किया है, फिर पंजाब अलग-अलग भी उन्होंने बजट दिया है। बात यह कि ये सारी सूरत हाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, यकसुई नहीं होगी, संजीदगी नहीं होगी, ये 1 माह पहले पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत वो तो इस्तेहकाम सारी सूरत हाल के अंदर क्या मईशत पाकिस्तान की संभल सकती है? बिल्कुल नहीं ना, वो जो इक्तिसादी गैर यकीनी है वो भी नहीं संभल सकती, उसका इन्हिसार आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम से। अच्छा मुदस्सिर, दोबारा भी आपको ज़हमत देगी, लेकिन ज़रा एक और इशू हाईलाइट कर दें। आप आ जाते हैं जो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, सरमायादार है, सनतकार है, वो चैम्बर्स के लोग भी मिले डार साहब से, उनके लिए भी क्या कुछ इंसेंटिव इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं ताकि ईज टू डू बिजनेस हो सके, जो कि रुका हुआ पहिया? चलिए दोबारा राब्ते करते हैं। और ऐसा ये भी तो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ना, कल भी जब चैम्बर्स के लोगों से हमारी बात हो रही थी, एक्सपर्ट से, तो दे वर हैविंग हाई होप्स। जाम साहब, मैं चैम्बर या बिजनेसेस की तरफ आने से पहले एक तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा
देखें, अभी मुदस्सिर साहब बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट मुलाजमीन के फ़लाँ कैटेगरी ने हड़ताल कर दी, वो ये कह रहे हैं उनके लिए 30% की इंक्रीज़ जो है वो होनी चाहिए क्योंकि महंगाई इतने % बढ़ गई। और सबसे कम तबका होता है मज़दूर तबका, जो मिनिमम वेज के अंदर काम कर रहा होता है, और मिनिमम वेज के लिए ना कोई लॉबी मौजूद होती है, ना कोई उनके लिए खड़े होने वाला मौजूद होता है। तो यहाँ तो मेरा ख्याल है आपके मीडिया को भी ज़रूरत है कि उस इशू इसके लिए को उठाने पार्लियामेंट की होती है ज़रूरत है। जी, जो पार्लियामेंट इस वक्त जो सूरत हाल है, पार्लियामेंट के अंदर जो लोगों के नुमाइंदे हैं ना, वो बताते हैं कि लोग किस सूरत हाल के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। वहाँ लेकिन लेकिन पार्लियामान में 32 तो जो खुली जुली डिबेट हुआ करती थी, बजट से पहले, बिल्कुल बजट ठीक के कह रहे हैं। बाद तो लंबी खत्म हो जो गया। डिबेट थी उसकी कवरेज हुआ करती थी डॉक्टर साहब, बिल्कुल कई सही। कई दिन उसकी कवरेज प्री हुआ करती बजट थी। सेमिनार होते थे, बहस होती थी, खुद गवर्नमेंट अरेंजमेंट। बल्कि जावेद साहब, मुझे याद पड़ता है कि इन 2 सालों हमें से पहले मीडिया को वहाँ पर बुलाया जाता था। अब नहीं है वो। खैर इस पे बात करते हैं। मुजम्मल असलम साहब ने मैं ज्वाइन किया। मुजम्मल साहब, बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपने ज्वाइन किया इस ट्रांसमिशन को। कल आप थोड़ा प्रैग्मेटिक हुए थे, नोइंग द इंटरनेशनल जो इकॉनमी का सर्कल है और पाकिस्तान जो सफ़र किया सैलाब से, उसके बाद महंगाई आपको लगता है थोड़ी मैनेज हो सकती है और ग्रोथ भी थोड़ी बढ़ सकती है। खासी प्रैग्मेटिक आपने कुछ इंडिकेटर्स हमें दिए थे। आज जबकि बजट आने जा रहा है तो आम जो शख्स है उसको क्या देखना चाहिए इस बजट में? उसके लिए क्या है? कम से कम उजरत में इजाफा हो जाएगा क्या? वो टैक्स से बच जाएगा या उस पर टैक्स लगेगा? किसान के लिए क्या है? इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या है? थोड़ा खुलासा पेश कीजिए। देखिए, बजट में जो अगर पाकिस्तानियों के लिहाज से 2 किस्म के पाकिस्तान में लोग हैं। एक है सरकारी मुलाजिम और एक है निजी शोबा। सरकारी मुलाजिम की बजट में नजर होती है कि उसकी तनख्वाह कितनी बढ़ रही है, ठीक है, दुरुस्त। और हर बजट में तकरीबन उनके लिए खास एक मखसूस, जैसे कहते हैं कि नरम गोशा रखा जाता है, ठीक है। 10% तो मिनिमम मिल जाता है। इस दफा जरदारी साहब ने 50% मांग लिया, वजीर आजम साहब ने 30% मांग लिया, डार साहब 20% कह रहे हैं, तो समझे 20 तो पक्का है ना। तो एक तो ये हो गई खबर। दूसरा, इनकी इखराजात पूरे करने के लिए निजी शोबे से कितना जूस निकालना है वो है, ठीक है ना। वो यानी कि निजी शोबे पे कितना ज्यादा बोझ डालना है, टैक्सेस की शक्ल में, महंगाई की शक्ल में, अजनास की ड्यूटी बढ़ाने की शक्ल में। तो ये 2 शक्लें होती है एक आम आदमी के लिए। तो सरकारी मुलाजिम जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है कुल मिला के 50 लाख होंगे। तो 50 लाख का जो है वो जो है उनको जो है कंपनसेट करने के लिए 24 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं मार पड़ती है। अच्छा, अब इसमें आपने एक बात की कम से कम तनख्वाह वाली। कम से कम तनख्वाह वैसे तो वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट नहीं, ये है सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट। ऐलानात तो सारे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी सूबाई हुकूमत ने आज तक कोई बॉडी नहीं बनाई, तंजीम नहीं बनाई जो इस पे चेक्स एंड बैलेंस रखे। अभी मिसाल के तौर पे 24-25 हजार कम से कम तनख्वाह है। हमारे सिंध में मैं बात करता हूँ कि आप सिंध के इंटीरियर में जाए 12-12 हजार, कराची में जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको 12,000-14,000 तनख्वाह मिलती है, ठीक है ना। Quite unfortunate. तो और जो जितने बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, वो कैश में तनख्वाह देते हैं, उनको भी जो है वो तनख्वाह नहीं देते। और जैसे अभी हुकूमत ऐलान करेगी कम से कम तनख्वाह 35,000, तो सुबह आपके पास जितने ताजिर 28 से 32 का है जो जो एस्टिमेट भी किया ऐलान जा रहा है। करेगी, सुबह सबसे पहले आपके ताजिर आएंगे, बैठेंगे कि जी हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, हम ये तनख्वाह नहीं देते, सही ठीक कह है ना। रहे हैं। तो ये जो है ना, ये जैसे कल भी मैंने कहा था कि जो मैंने 20 साल से पिछले बजट देखे हैं, जो एक आपने मेरी बात भी पकड़ी थी वो वाली, ये जितना बोलते हैं ना आवाम दोस्त बजट, बिजनेस फ्रेंडली बजट, ये सिर्फ अल्फाज है, सो कॉल्ड। इसकी कोई जो है ना कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसकी कुछ नहीं है। आप पिछले साल का बजट देख लें, ऐलान हुआ वो बजट को 6 दफा तब्दील हो चुका है। तो आज भी जो इस दफा भी तो करना पड़ेगा ना जी। हाँ, तो आप इतना सीरियस ना लें। सिर्फ जो है ना, मैं समझता हूँ कि आज जो बात करने वाली होगी ना, कि जो इन्होंने पिछले साल का बजट ऐलान किया और आज जो उसकी शक्ल क्या हासिल किया, उसके फर्क से जो है ना आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि अगले साल भी ऐसे ही कुछ होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन, खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब जबकि चंद घंटों की दूरी पर है बजट तकरीर, घंटा डेढ़ मैक्सिमम होगा, इसहाक डार साहब आएंगे और बजट तकरीर पेश करेंगे। तो इस ट्रांसमिशन के सिलसिले में ज्वाइन कर रखा है जनाब
محمد اویس صاحب نے بیٹھے ہوئے اسٹوڈیوز میں، ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیں ابھی کچھ دیر پہلے جوائن کیا ڈاکٹر خاقان نجیب نے، معیشت پر گہری نظر، معیشت میں ہی ان کی پی ایچ ڈی ہے آسٹریلیا سے، اور 15-20 برس کا تجربہ ہے معاشی اداروں کو ڈیل کرنے کا۔ جناب سلمان غنی صاحب تشریف رکھتے ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ہمیں حماد اسلم جوائن کریں گے کراچی سے، آپ بھی معاشی تجزیہ نگار ہیں۔ آج سلمان صاحب، میں ذرا اپنے ایکسپرٹس کے پاس جانے سے پہلے پرائم منسٹر سے کسی نے پوچھا ہے ابھی کہ بجٹ میں عوام کے لیے کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی دعا کریں اچھا بجٹ آئے۔ دیکھیں جامی صاحب، اگر کوئی بڑا چیلنج شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کو ہے، دیکھیں ویسے تو یہ حکمران الائنس ہے، لیکن جواب دہ ایک شخص ہے، وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، اور پچھلے دنوں مجھے یاد پڑتا ہے آپ کی بات ہوئی تھی نا؟ نہیں، بات تو ہوتی رہتی ہے، یہ تو انہوں نے پبلکلی کہا تھا کہ ایک سوال کے جواب انہوں نے کہا کہ جب میں مہنگائی کا سوچتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں اپنا منہ چھپا لوں، تو یہ احساس ذمہ داری ہی سے کہہ لیا جائے۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ جو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی آگ ہے، جھلسا کے رکھتی ہے اس سیاست کو۔ دیکھیں ایک اور فکرہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ لاہور میں خطاب کرتے ہوئے اپنے چیف منسٹر شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ شہباز شریف، حکومتیں دینے کے لیے ہوتی ہیں، لینے کے لیے نہیں۔ آپ کے پاس اس بجٹ میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو دینے کے لیے کیا ہے؟ میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی ریلیف دیں گے۔ دیکھیں تنخواہ دار اس طبقے کو تو ایک یہ ہوگا کہ جی شاید ہماری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے۔ میرا خیال پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو مہنگائی کی آگ میں جلس رہے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ میرا انٹرسٹ صرف یہ ہے۔ چلیں اس کا جواب بھی دیتے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر سربراہ مملکت کے کہ آپ دعا کریں اچھا بجٹ آئے، تو یہ تو ایک ڈیفیٹ نہیں ہے؟ پھر تو دعا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کا ہیڈ آف گورنمنٹ یہ کہہ رہا ہے، جس کو کہ ان سب باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سے دعا کریں، تو واقعی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ دعا نہ صرف عوام کے لیے بلکہ اس وزیر اعظم کے لیے بھی کریں جو یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ملے گا۔ مطلب بات یہ ہے، اللہ میاں پہ آ گئی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو اقتصادی مسائل ہیں، ان کے جو کیا مسئلہ ہے، کیا حل ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ جس نے تھوڑی سی بھی اکنامکس پڑھی ہے، جس نے تھوڑی سی بھی پالیٹکس پڑھی ہے، وہ جانتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ پرابلم یہ ہے کہ مفادات ہمارے حکام کے، جو صاحبان اختیار و اقتدار کے اتنے زیادہ ہیں کہ ان مفادات کی وجہ سے ہم عوام کے مفادات کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے عوام کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو یہ جو ہمارا ایلیٹ جو کنٹرول کرتا ہے، صاحبان اختیار و اقتدار، جو جن کی دولتیں ملک سے باہر ہیں، اور اگر یہاں بھی ہوں تو گنتی نہیں ملتی۔ اور وہ کل ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ جی وہ سونا خریدنا اور ڈالر خریدنا بند کر دیں۔ ڈار صاحب کو یہ بتاؤ کہ یہ سونا اور جو ڈالر خرید رہا ہوتا ہے وہ ان جیسے لوگ ہی خرید سکتے ہیں۔ عام آدمی نہ سونا خرید سکتا ہے نہ ڈالر خرید سکتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ڈاکٹر صاحب، خاقان صاحب، ابھی یہ غیر ملکی کرنسی کی بات کی جا رہی ہے کہ $1,00,000 تک آپ لے کے آ سکتے ہیں، ترسیلات زر کے اوپر کوئی انسینٹیو دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ ان معیار سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کیا مقصود ہے؟ جامی صاحب، بیکاز اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال میں ہمارے پاس ڈالر جو ہیں وہ نہیں ہے۔ ایک ٹرم میں نے کوائن کی ہوئی ہے کہ پاکستان از ان اے سیویئر ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ۔ اس کو ہم توڑ نہیں پا رہے۔ اس کو توڑنے کا حل آف کورس IMF تھا، وہ ہم کر نہیں پا رہے۔ ہم بار بار انحراف کرتے رہے، پروگرام ڈیلے ہوتا رہا۔ کوئی بھی ملک، سری لنکا، گھانا، بنگلہ دیش، آپ پروگرام میں تھے پر یہ پروگرام میں نہیں تھے، یہ پروگرام میں چلے گئے ہیں، قسطیں لے لی ہیں۔ سری لنکا کی کرنسی $360 to $1، ٹوڈے $293 to $1۔ یعنی سری لنکا میں ڈالر بہتر ہے ہم سے؟ بالکل۔ اور یہ کب ہوا؟ جب ہم وہ IMF کے پروگرام میں گئے، سو ہم نہیں کر پائے، ہم یہ نہیں۔ اب یہ جو طریقے ہیں کہ ہم ادھر سے ڈالر لے لیں، ادھر سے ڈالر لے لیں، آخر میں آپ کو IMF کے پروگرام میں ہی جانا ہے۔ بٹ اس سے ایک تھوڑا سا آپ کو ریلیف مل جائے گی کہ کچھ لوگ شاید آپ کو ڈالر نکال دیں، وہ بھی نہیں ہوگا جامی صاحب، اس لیے کہ آج سٹور آف ویلیو ڈالر ہے۔ کوئی بھی کوئی اور چیز ہولڈ نہیں کرنا چاہتا بیکاز اس کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ But having said that, because قوم اتنی اس وقت ڈیفیکلٹی میں ہے، so what is the good news that can come؟ کیا ہے؟
एक है कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अगर मैं हूं तो 500 से भी ऊपर ले जाऊं, पर आई थिंक कि 470-80 के करीब चला जाएगा। आई थिंक इस वक्त जबकि 15 से 20, 25, 30% इन्फ्लेशन है, और याद रखिए वो 40% फूड इन्फ्लेशन जो है वो हिट मुझे और आपको कम करती है। हमारी इनकम का एक स्मॉलर पार्ट जा रहा है फूड पे, पर एक गरीब आदमी का बहुत बड़ा। आई थिंक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपको दिखाई देगा कि एक खातिर खा इजाफा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि IMF एग्री करता है, वर्ल्ड बैंक एग्री करता है। दूसरी चीज़, अगर मैं हूं तो 116 के जो एम्प्लॉई हैं उनकी पेंशन्स एंड वेजेस को तब्दील कर दूं, और 15 से 20 कहीं तो जा रही है बात कि प्रोबेबली जो बेसिक पे उसमें 30% इंक्रीज किया जाएगा, जो 1 से 16 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, और 16 से 22 तक के जो है उनको आई थिंक 20% की तजवीज़ दी गई है। इस तरह से पेंशन में 15% है। अगर आपकी व्हाट विल बी योर टेक? 18 to 22 को अपनी तनख्वाह कम कर देनी चाहिए, हाँ, ये तो और ऑलरेडी 1 से 16 को अपनी तनख्वाह बढ़ा देनी ये चाहिए। जज्बा अगर इस कौम में पैदा हो जाए तो हमारे मसाइल हल हो जाए। सलमान साहब देखें ना, हम तो अच्छा, ये वैसे किफ़ायतशारी मुहिम ना आज से 1 माह पहले, 1.5 माह पहले चली थी। 11 सफ़े का डॉक्यूमेंट है, सबाई कैबिनेट पे किसी पे भी अरे सलमान साहब और डॉक्टर साहब, एक नुक्ते से बड़ा अहम है, वो ये है कि जिन लोगों ने असल में ये फाइलें तैयार करनी है, फैसले करने हैं, वो सारे 18 से 22 वाले हैं। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी Why मारेंगे। would they let it happen, sir? देखें ना, हमें कहीं लीडरशिप ऑफ एग्जांपल सेट करनी पड़ेगी, और ये यही लोग कर सकते हैं ना जो बाइस इक़्तिदार हैं। जो एग्जीक्यूटिव है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो करेगी तो बाकियों पे असर होगा। दूसरी चीज़ जो करनी चाहिए, आई थिंक कि आजकल 25,000 मिनिमम वेज रखना इज़ डेट्रीमेंटल टू द कंट्री। 32,000 इज़ माई सजेशन। फिर आपको मिनिमम वेज की बात, मिनिमम अच्छा देखिए 25,000 इज नॉट अ थिंग जो आज अच्छा, उसमें भी एक क्वेश्चन ये आ रही है कि प्रॉब्लम भी 28 से 32 का, वैसे ही बात हो रही थी आपसे 28 से 32 तक का उन्होंने कहा, उनका किसी एक पे वो लॉक कर देंगे। आई थिंक 32 पे लॉक करना चाहिए। प्रैक्टिकली अमल दरामद होता है नहीं, ये तो सिर्फ कहने की हद तक है। जरा जाके देखें अमली कहाँ तौर पर पे नहीं, मिनिमम, अमली तौर पे तो है ही कहीं नहीं। और फिर प्राइवेट सेक्टर को नज करना चाहिए कि वो करें। फिर और क्या चीज़ें आ सकती हैं, आई थिंक कि आपको एक छोटा सा फंड दिखाई देगा जो स्मॉल, जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको, SMEs को, बिकॉज बहुत ज़्यादा बात होगी। आपने टर्फ दिया 1% पे सबसे बड़े सनतकारों को, 600 अरब रुपया उनको 1% पे पकड़ा दिया, पर छोटों को तो कोई पैसे ही नहीं मिले। सो आई थिंक वो दिखाई देगा। दूसरा, ऑब्वियसली 23 की मीडियन एज है मुल्क की, तो यूथ के लिए आपको कुछ ना कुछ, चाहे वो लैपटॉप स्कीम हो, कोई और चीज़ हो, वो दिखाई देगी। फिर आपको ये भी दिखाई देगा, मेरा ख्याल है कि आप कोई विमेन एम्पावरमेंट में कोई चीज़ आपको दिखाई देगी, क्योंकि 50% आपका वोटर विमेन है, एंड 50% जो है वो डाउन ट्रॉडन है। अच्छा, इन 2-3 एरियाज में तो IMF को या वर्ल्ड बैंक को इशू नहीं होगा, बल्कि दे विल रादर सपोर्ट इट। I totally agree with you and that's why मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत भी इसी तरफ चलेगी। पर जामी साहब, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो आप कल देख लीजिएगा नंबर, या अभी 2 घंटे में ही हमारे घर सामने आ जाते हैं, एक फिगर नोट कर लें कि मैं जामी साहब के घर 1 जुलाई को जाऊंगा। मैं ये इसलिए घर की मिसाल दे रहा हूँ कि लोग समझ सकें। मैं जामी साहब के घर 1 जुलाई को जाऊंगा और इनसे कहूँगा कि मुझे 7,500 अरब रुपया आप अपने इंटरेस्ट पेमेंट में दे दीजिए। जामी साहब मुझे कहेंगे कि मेरी नेट फेडरल रिसीट्स 6,500, 6,500 भी नहीं है, मैं 7,500 कहाँ से करूँ, कहाँ से दूँ? उसके बाद वो जाएंगे एक बैंक पाकिस्तान के और उन्हें कहेंगे मुझे 500 से 1,000 अरब, इससे ज़्यादा भी हो सकता, कर्ज दे दें, मैं मार्कअप पे कर दूँ। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद FY23 के बाद पहली दफ़ा होने जा रहा है। उसके बाद वो कहेंगे कि अब मेरे पास डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान की जो है वो 1,800 अरब का एक तखमीना आ रहा है, उसके पैसे मैं कहाँ से लाऊं? तो वो वर्ल्ड बैंक या IMF के पास जाएंगे। उसके बाद वो कहेंगे कि मैंने अब पेंशन्स देनी है क्योंकि इतने लोग रिटायर हुए हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो 700 अरब बनता है, वो 700 अरब। और जो हमने पिछले बरस में कल ओवैस साहब के साथ हम कैलकुलेट कर रहे थे प्रॉब्लम 14,000 अरब, ये 1400 अरब, 1400 अरब के हमने कर्जे शायद लिए थे, ये 14,000 अरब, मुझे याद नहीं, 14,000 प्लीज करेक्ट मी, 14,000 अरब बढ़े हैं, 60,000 के करीब आ रहा है इस वक्त टोटल, तो ये 14,000 बढ़ा है 1 साल में। सो आप पेंशन। अच्छा, मियां अंजुम निसार साहब आए हैं, मियां साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपने हमें ज्वाइन किया। ये खाकान नजीब सर वैस साहब तो बड़ी खौफनाक तस्वीर खींच रहे हैं कि 14,000 अरब के तो सरकार ने निजी बैंकों से कर्ज लिया है, अब के बरस भी लेना पड़ेगा, तो हम तो कर्ज और उसके ऊपर जो सूद है वो पे करते रह जाएंगे, 9200 अरब इकट्ठा कर भी लें तो। जी, ये बहुत बड़ा अलमी है कि रिसोर्सेज है नहीं और सूद जो है वो ऐड अप होता जाता है। देखें, एक्चुअली हमारा जो मॉडल है ना वो ये है कि हमने एड लेनी है, लेकिन जहाँ से
एक ड्रम है, उसके अंदर आप जो है ना रिसोर्सेज डालते जा रहे हैं, IMF से भी ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, पेरिस क्लब से लोन ले लिया, वो आप फिल कर रहे हैं। नीचे आपने 4 होल किए हुए हैं। आपके सर्कुलर डेट 500 अरब का हर साल बढ़ जाता है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, 800 अरब हम वहाँ लॉस कर रहे हैं। देखिए, जब लॉसेस को आप कहीं से प्लग नहीं करेंगे, उसको नहीं रोकेंगे, उस वक्त तक आपके मामला ठीक नहीं होंगे। फिर आपकी एनर्जी प्राइसेस आप देखें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आप दिए जा रहे हैं, बढ़ा के चलें, वो दे रहे हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि हमने सारी दुनिया को बेरोज़गार तो घर बैठ के तो पैसे नहीं देने, हमने कोशिश करनी है कि काम सिखाएं, हुनर सिखाएं, सिस्टम बेहतर करें, एग्रीकल्चर बेहतर करें, इंडस्ट्री में रोज़गार जनरेट करें। वो काम हम कर नहीं रहे, रोज़गार डिप्लीट हो रहा है, एग्रीकल्चर की यील्ड आपके सामने है, IPPs में जो मार धाड़ हुई है वो आपके सामने है। हम अपनी गलतियों का अजाला नहीं कर रहे और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह ये मुल्क नहीं चला करते। IPPs में जो मामलात हुए हैं वो सबके सामने अयां हैं। उसमें किकबैक्स भी बड़ी ज़्यादा थी, उसके अंदर आपकी जो फ्यूल भी ओवर कैपेसिटी शो किया गया है। तो ये सारी कॉस्ट आपने बढ़ा दी है, ना आपकी एक्सपोर्ट वायबल रही है। वो थोड़ी बहुत जो एक्सपोर्ट आपने 31 बिलियन को टच किया था पिछले साल, वो भी अब 27-28 बिलियन डॉलर के करीब है। इसी असना में बांग्लादेश जो 62 बिलियन डॉलर पे था, आज वो 72 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। तो हमें भी देखना होगा कि हमने कौन कौन सी खराबियाँ की हैं। बजट तो देखें, एक होता है अदादो शुमार का गोरख धंधा, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर आपने अपनी मईशत को ठीक करना है, और कहाँ कहाँ से ठीक करना है ये ज़रूरी है। इंडिजिनस रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, हमने उनको ठुकरा के अपना पूरे का पूरा IPP जो मॉडल था वो हमने बेस किया है फॉरेन फ्यूल पर, जिसमें RLNG है, जिसमें कोयला है, जिसमें फर्नेस ऑयल है। अगर पिछले साल जहाँ से ये क्राइसिस शुरू हुए हैं, आपका 80 बिलियन की आपकी जो बिलियन डॉलर की आपकी इंपोर्ट थी, और उसमें 27 बिलियन डॉलर जो था वो आपका ये फॉसिल फ्यूल का बिल था। अगर वो वहाँ हमने रिन्यूएबल पे काम किया होता और इससे पेशतर हमने हाइडल पे काम किया होता, तो ना आपका रुपया डिवैल्यू होता, ना हम इतने लंबे चौड़े क्राइसिस में आते, ना आपका जो करंट डेफिसिट इतना शेक होता, हम भी दुनिया में एक इज़्ज़तदार तरीके से आगे चलते। हमने जो माजी में जो गलतियाँ की हैं वो घूम फिर के हमारे सामने आ रही हैं, किसी न किसी रंग में आ रही हैं। एग्रीकल्चर यील्ड देख लें, हम गंदम 230-32 मन पे खड़े हैं, जबकि हमारे हमसाया मुल्क 70-80 मन ले रहा है गंदम। गन्ने को देख लें, वो 2500 मन फी एकड़ ले रहे हैं, हम 600 सर ये जो आपने ज़रूरी शोबे का जिक्र किया ना सर, वो तो इस तरह ज़रूरी शोबा, हमें तो टेक्स्ट बुक में ये पढ़ाया जाता था पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। अब ज़राअत की सूरत हाल ये है कि 3.9 का हदफ रखा था, 1.55 तक हम पहुँचे हैं। सैलाब ने भी रही से जो कसर थी वो पूरी कर दी है। लेकिन जो आप यील्ड की बात करें सर, ये फैक्ट मानना पड़ेगा कि हमसाए में जदीद टेक्नोलॉजी जो है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो साइकिल फसलों का तब्दील हुआ है उसको रियलाइज़ किया गया है, उसके हिसाब से नए हाइब्रिड बीज इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। काश्तकारी के मुरवजा जो तरीके हैं उनको बदल कर जदीद तरीक़ों को राइज किया गया है। गवर्नमेंट उस सिलसिले में सब्सिडीज़ दे रही है, उनका किसान फ़ौरन एहतजाज पे उतर आता है कि उसके साथ गड़बड़ की जाए। दैट्स वाई दे आर एबल टू प्रोड्यूस बेटर यील्ड। सर, हमारे यहाँ तो अभी तक किसान, एक आम किसान को ये तक आगाही नहीं मिली कि गंदम की जो साइकिल है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बदल चुका है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट अलमी है, और इसके लिए मुझे तो बजट में कोई मैयज़ नहीं दिखाई दे रहे कि जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं उनसे निमटने के लिए कोई 4-5 अरब की ये जो कागजाती और हादसाती है वैसा बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसी तो कोई चीज़ यानी जो रियल साइड के ऊपर जो है उसकी बुनियादी वजह है। इफ आई मे से समथिंग, जी प्लीज़ मियां साहब आप बात पूरी कर लें, मैं वैसे बात करता हूँ। हमारे बात कर सकते जी प्लीज़ जी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखिए आपके जितने रिसर्च के जो इदारे हैं उन्होंने क्या काम किया है, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, एक बंदा मरता है ना, सड़क पे कत्ल होता है, तो सारी कौम कहती है ये जालिम आदमी, इसको फांसी लगनी चाहिए। जो इदारे पूरे मुल्क की इकोनॉमी का सत्यानाश कर रहे हैं, उनसे कोई पूछा जाता है कि भाई आप ये कर क्या रहे हो, आपने अपने हिस्से का कोई जो काम था वो आपने किया है कि नहीं किया। सो जब देखें इस तरह के लूप होल्स होंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई पूछ गूछ नहीं होगी, इदारे बने हुए हैं कोई काम नहीं कर रहे, इस तरह निज़ाम नहीं चलते। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, और देखें फूड सिक्योरिटी के मसाइल आपके ज़्यादा शिद्दत से बढ़ रहे हैं। 60 लाख बंदा आपका हर साल सिस्टम में ऐड हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उन्हें भी खाने के लिए कुछ चाहिए। हमारे यहाँ कोई फोकस है ही नहीं,
ना आबादी कंट्रोल करने पे है, ना हमारा फोकस है कि हमने अपनी यील्ड किस तरह बढ़ानी है। सारे काम जब आप उल्टे सीधे करेंगे और दुनिया से हटके करेंगे। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं। ये जो आपने फूड सिक्योरिटी की बात की ना, वैसा ठीक कह रहे हैं, वैसा ये फूड सिक्योरिटी बड़ा नया सब्जेक्ट है और हम आज भी बैठे हैं कराची से, उनके पास भी मैं जाता हूँ, लेकिन ये फूड सिक्योरिटी बड़ा अहम सब्जेक्ट है। इस पे तो आपने अपने रहनुमाओं को, लीडर्स को या जो मुहक्किकीन उनको बात करते देखा नहीं है। और पिछले बरस का जो सैलाब था उसकी बात करके ये सोचा जाता है कि शायद आने वाले बरसों में खैर होगी, अल्लाह करे खैर हो, लेकिन क्लाइमेट चेंज ये बता रहा है कि पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक है दुनिया में क्लाइमेट चेंज में से वन ऑफ द टॉप नेशन विल बी पाकिस्तान। कब से सैलाब हम भुगत रहे हैं, लेकिन ना कोई डैम बांधे गए, ना कोई सिलसिले में प्लानिंग की गई, और सारा पानी बेड़ा गर्क करता फसलों का जाके समुद्र में गिरता है। देखिए जामी साहब, एक चीज़ ज़रा ज़हन में रखें कि ये जो सैलाब आ रहे हैं, इवन यानी अगर हम ये फूड सिक्योरिटी के हवाले से बातें करें तो इसके फैक्टर ज़रा गिने कि सैलाब क्यों आते हैं। हमारे यहाँ मिस मैनेजमेंट, हमने दरख्त काटे, हमने ऊपर किया, हमने कोई चीज़ प्लान नहीं की, ना कोई डैम बनाए, ना कोई चीज़ की, तो ये मिस मैनेजमेंट है जो वहाँ पे हुई, जिसकी वजह से आके आपकी एग्रीकल्चर अफेक्ट हो जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है, कभी आप गौर करें कि हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ ग्रीन लैंड के ऊपर बना रहे होते हैं, जो पूरी दुनिया में मना होता है कि भाई जो ग्रीन लैंड जो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो रही है वो नहीं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक चीज़, यहाँ अंजुम निसार साहब भी बैठे हैं। अच्छा, एक ब्रेक आ गई है मेरे पास, समाज साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ, छोटी सी एक ब्रेक आ गई है। ये बजट ट्रांसमिशन हमारी जारी है नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आपसे मुलाकात होगी।